पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आया है जो हर एम्प्लॉय को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने पीएफ के पूरे रूल को, नियम को बदल दिया है। उसी को आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कल्पना करिए एक कर्मचारी अपनी नौकरी की शुरुआत में अपने प्रोविडेंट फंड के लिए अपनी मां का नाम नॉमिनेशन में दे देता है। वर्षों बाद वही कर्मचारी शादी करता है, पर वो अपना जीपीएफ नॉमिनेशन अपडेट करना भूल जाता है और जब उसके असामयिक निधन के बाद परिवार सामने आता है जीपीएफ का पैसा लेने के लिए, प्रोविडेंट फंड का पैसा लेने के लिए, तो पत्नी और मां दोनों को लगता है कि वही वास्तविक अधिकारी है। मां को लगता है कि पूरा जीपीएफ का पैसा उसके पास आना चाहिए और पत्नी को लगता है कि पूरा जीपीएफ का पैसा उसके पास आना चाहिए। ऐसी संवेदनशील और भावनात्मक स्थिति सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची। केस का नाम है श्रीमती बोला मालथी वर्सेस बी शुगुमा। 2025 का यह केस है और इस केस में अदालत ने प्रोविडेंट फंड से जुड़ा एक बहुत बड़ा और जरूरी आदेश दिया है जिसे हर कर्मचारी को जानना चाहिए। आज का ये वीडियो इस महत्वपूर्ण फैसले को बेहद सरल भाषा में समझा रहा है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो तथ्य सीधे थे लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत गहरे थे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में था, उसने वर्ष 2000 में अपने जीपीएफ और सीजीईजीआईएस और डीसीआरजी के लिए अपनी मां को नॉमिनी बनाया था और विवाह के बाद उसने अपने सीजीई जीआईसी और डीसीआरजी के नॉमिनेशन अपनी पत्नी के नाम से अपडेट कर दिए थे, लेकिन जो जीपीएफ का जो पुराना नॉमिनेशन था वो मां के नाम ही रहा, उसमें अपनी पत्नी का नाम उसने अपडेट नहीं किया। जब 2021 में उसका अचानक से निधन हो गया उस कर्मचारी का, तो पत्नी को बाकी सभी सेवा लाभ मिल गए, सिर्फ जीपीएफ नहीं मिला। तो जो मतलब जो डीसीआरजी या दूसरे वाला था वो सेवा लाभ मिल गया, मगर जीपीएफ का पैसा पत्नी को नहीं मिला। और कारण ये बताया गया कि जो पुराना नॉमिनेशन था वो अभी भी मां के पक्ष में ही मौजूद है। इसी आधार पर पत्नी चली जाती है कैट के सामने यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने, और कैट का जो निर्णय था इस मामले के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण था। कैट ने क्या निर्णय दिया? कैट ने यह कहा कि जो जीपीएफ नॉमिनेशन है वो माता के पक्ष में विवाह के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। कि मतलब जैसे ही जो कर्मचारी है वो शादी कर लेता है और शादी से पहले उसने मां के नाम पर जो नॉमिनेशन भरा था वो मां के पक्ष में, जैसे ही वो शादी करता है तो मां वाला नॉमिनेशन अपने आप समाप्त हो जाता है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। और रूल 33 जीपीएफ सेंट्रल सर्विस रूल 1960 के अनुसार जीपीएफ को पत्नी और मां के बीच में समान रूप से बांटा जाना चाहिए। क्योंकि रूल जो 33 है जीपीएफ का, सेंट्रल सर्विस रूल्स का, तब ऐसी स्थिति में कहता है कि एक नॉमिनी और बढ़ गया है तो जो पुराने वाली नॉमिनी थी और पत्नी के बीच में दोनों में 50-50% रूप से वो बराबर से बांटा जाना चाहिए। लेकिन जब ये मामला कैट से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने गया तो बॉम्बे हाईकोर्ट का मत बिल्कुल अलग था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि जब तक कर्मचारी स्वतः लिखित रूप से नॉमिनेशन रद्द नहीं करता, पुराना नॉमिनेशन ही जारी रहता है। मतलब ये समझिएगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कैट के जो ऑर्डर था, आदेश था, उसको बदल दिया और उसने ये माना बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि मां के पास ही पूरे अधिकार हैं, मां के पास ही पूरा जीपीएफ का पैसा जाना चाहिए, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। क्योंकि जब तक कर्मचारी लिखित रूप में खुद से नॉमिनेशन को कैंसिल नहीं करता, पुराने वाला नॉमिनेशन ही माना जाएगा, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। और वहां से बॉम्बे हाईकोर्ट से मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणी और निर्णय के बारे में। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया और जो कैट का आदेश था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आदेश था, उसको बहाल किया और कहा कि कर्मचारी के एक परिवार यानी कि विवाह
या अन्य स्थिति से प्राप्त करते ही जो मां के पक्ष में किया गया नॉमिनेशन है वो स्वतः अमान्य हो जाता है। कि जैसे ही वो कैंडिडेट, जैसे ही कर्मचारी शादी करता है तो उसने जो पहले प्रीवियस नॉमिनेशन 100% अपनी मां के नाम पर किया होता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, रद्द हो जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो जीपीएफ है, प्रोविडेंट फंड का, ग्रॉस प्रोविडेंट फंड का जो वितरण होगा अब रूल 33 के अनुसार होगा, यानी पत्नी और मां दोनों के बीच में समान रूप से बांटा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मूलभूत कानूनी सिद्धांत इस मामले के अंदर स्पष्ट किया और वो ये कि नॉमिनी को सुपीरियर लीगल क्लेम नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो जैसे इस मामले के अंदर मां नॉमिनी थी तो उसका बेटर क्लेम नहीं माना जाएगा। इस सिद्धांत को मजबूत करने के लिए कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सरबती देवी वर्सेस उषा देवी के 1984 वाला जो फैसला है उसका हवाला देते हुए ये कहा कि नॉमिनी सिर्फ राशि प्राप्त करने का अधिकारी होता है, वो मालिकाना हक प्राप्त नहीं करता। कि मतलब जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी ओनर नहीं है संपत्ति का। नॉमिनी के पास जो पैसा है वो आएगा, ओनर वो नहीं बनता है। नॉमिनी सिर्फ राशि प्राप्त करने का अधिकारी होता है, वो मालिकाना हक प्राप्त नहीं करता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो नॉमिनेशन है वो ओनरशिप नहीं है। इसलिए मां केवल नॉमिनी होने के आधार पर पूरा जीपीएफ दावा नहीं कर सकती थी। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का आदेश दिया। आप मुझे बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सभी के साथ साझा जरूर करिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि हर कर्मचारी को विवाह जैसे बड़े जीवन परिवर्तन के बाद अपने नॉमिनेशन की पुष्टि या अपडेट अनिवार्य रूप से करनी पड़े? कि जैसे ही कोई कर्मचारी शादी कर ले तो उसके बाद वो नॉमिनेशन को तुरंत अपडेट करे। क्या कोई ऐसा रूल सरकार को बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। अब इस पूरे मामले का एक लीगल एनालिसिस करते हुए इस फैसले से क्या बातें स्पष्ट होती हैं उसको समझते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि विवाह होने पर कानूनी अधिकार बदल जाते हैं। जो जीपीएफ के नियम हैं वो अपने आप स्पाउस को महत्वपूर्ण लाभार्थी बना देते हैं। दूसरा ये है कि रूल 33 स्वतः लागू होता है। नाम अपडेट न करने पर भी जो पुराना नॉमिनेशन है वो अमान्य हो जाता है और पत्नी को भी एक नॉमिनी ऑटोमेटिकली माना जाता है। और तीसरा सिद्धांत इस मामले से यह आया कि जो नॉमिनी है वो सिर्फ रेसिपिएंट है राशि का, वो ओनर नहीं है, मालिक नहीं है। नॉमिनी सिर्फ राशि प्राप्त करता है, सुपीरियर क्लेम नहीं बनता, क्लेमरेंट नहीं बनता है। और चौथा सिद्धांत और चौथी बात इस मामले से यह सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों परिवारों का संतुलन बनाया। मां को भी 50% दिया और पत्नी को भी 50% दिया। माता और पत्नी दोनों को समान अधिकार दिया गया। और पांचवा, ये जो फैसला है हजारों कर्मचारियों के भविष्य के जीपीएफ विवादों को दिशा निर्देश भी देगा। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो खत्म होता है और अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूं इस मामले के बारे में, इस विवाद से क्या चीजें सामने आती हैं और क्या निपटारा होता है। विवाह के बाद जो माता के पक्ष वाला, जो मदर के फेवर में जो जीपीएफ नॉमिनेशन है वो स्वतः समाप्त हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली रद्द हो जाता है। और रूल 33 लागू होते ही जीपीएफ पत्नी और मां में समान बांटा जाता है और नॉमिनेशन कभी भी लीगल ओनरशिप नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट के कानून और इंसानियत दोनों का संतुलन सुरक्षित रख रहा है सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश। यह फैसला न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि पारिवारिक न्याय के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि माता को भी अपने वृद्धा अवस्था के अंदर जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए होता है। तो इसलिए माता के अधिकारों की भी रक्षा की, मदर के राइट्स की भी रक्षा की और उधर पत्नी के राइट्स की भी रक्षा की है। इसी के साथ जो ये सेशन है ये खत्म होता है। अगर ये विश्लेषण आपको सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले को गहराई और सरलता से समझाने में मदद करता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा जरूर से जरूर और वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। आपका समर्थन हमें ऐसे ही सटीक और उपयोगी लीगल एनालिसिस लाने में मदद करता है। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं,
सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हमारी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर दून लॉ मेंटर के नाम से हमारी ऑफिशियल ऐप आपको वहां मिल जाएगी। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।